नमस्कार, मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए विविध विषयों पर चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज वर्ष 2022 का आखिरी दिन है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल हमारे लिए हर तरह से बेहतर हो, हम स्वस्थ रहें और धन के मामले में भी हमारा फायदा हो। तो किस तरह से निवेश करें, किस तरह से इस वर्ष को निवेश के लिहाज से बेहतर बनाएं, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और ऐसे में आज का हमारा विषय है नए वर्ष में बाजार में निवेश और बचत के विकल्पों और अवसरों पर। आज के समय में जब तमाम दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता का दौर देखा जा रहा है, तमाम शेयर्स अस्थिर है, वैश्विक बाजारों में कहीं ना कहीं मंदी के संकेत भी मिल रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों के पास निवेश के क्या अवसर है। दरअसल दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला कि बाजार में जो आपका निवेश है उसका क्या करें और उसके साथ बने रहें, उसका इंतजार करें या फिर उसको किस तरह से डील करें। और दूसरा, जो नए निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कहां निवेश करें। और एक सवाल यह भी है कि ऐसे समय में लोगों को बचत योजनाओं पर किस तरह से फोकस करना चाहिए। तो इन सब पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ विशेष मेहमान धीरेन्द्र कुमार जो कि सीईओ है वैल्यू रिसर्च के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आप भी हमारे प्रश्नों के लिए, अपने प्रश्नों के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। एक बार फोन नंबर फिर से नोट कर लें, 011 लगाएं, दिल्ली का कोड, उसके बाद डायल करें 233-87031। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आपसे सबसे पहले अगर नए वर्ष की बात करें तो किस तरह का आकलन आपका है, किस तरह से नया वर्ष निवेशकों के लिहाज से रहने जा रहा है, क्या कुछ आप बताएंगे? जैसा आपने देखा होगा कि 2022 जिस तरह का सरप्राइज मिला, उन चीजों की उम्मीद नहीं की थी और जो कुछ भी हुआ उसको गेस नहीं किया जा सकता था कि क्या होने वाला है। चाहे वो यूक्रेन में वॉर हो, जिस तरह से ब्याज दरों का बढ़ना अमेरिका में और 30 साल के बाद बढ़ना, जिसकी वजह से मंदी के आसार हैं और मंदी आ रही है, जिसका कि पूरे दुनिया पे असर हो रहा है। तो जो कुछ भी हुआ वो हम 2021 के आखिरी में अगर हम उसका आकलन करते तो हम कोई भी चीज एंटिसिपेट नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। उसी तरह से 2023 में बहुत कुछ बदल सकता है। हम गेस कर सकते हैं जी, लेकिन आप इस पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कोई दिग्गज इसको बारीकी से नहीं कर पाया है। लोगों को एक प्लान बनाना चाहिए जी, जिसमें कि इसका प्रावधान हो कि चाहे कुछ भी बदल जाए उसका आप पे कम से कम असर होगा। और वो इस तरह का प्लान बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें आपकी जरूरतों को फैक्टर किया गया, जिसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो क्योंकि बाजार तो हमेशा ही अनिश्चित रहेगा, बाजार ऐसा ही रहेगा। जिस साल आप उम्मीद करेंगे कि अब ये गिर नहीं सकता है, तब ये बहुत रफ्तार से गिरेगा, बहुत जोर से गिरेगा। और जब आपको लगेगा कि अब बाजार में सब कुछ डूब चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तब बाजार अचानक चलने लगेगा और बहुत रफ्तार से चलने लगेगा और लगातार कई साल तक चलता रहेगा। बाजार का रुख और बाजार कब तक चलता रहेगा, किस रफ्तार से चलेगा, कितना मोमेंटम रहेगा, कितना सस्टेनेबल होगा, ये गैस कर पाना बड़ा मुश्किल है। आपके हाथ में 3-4 चीज है जो आप गैस कर सकते हैं और उस पर आपको फोकस करना चाहिए जी। आपको पैसे कितने साल के बाद जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा आपको हाल फिलहाल चाहिए होगा, कितना पैसा आपके खाते में होना चाहिए ताकि आपको उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये अगर आप पहला एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके लिए निवेश जरूरी अच्छा हो जाता है। आप अपने आमदनी के बारे में ज्यादा निश्चिंत हो सकते हैं और उससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप अपनी आमदनी के बारे में, अगर आप सरकारी नौकरी में है, एक परमानेंट नौकरी में है और आपको लगता है कि आपकी भले ही तरक्की नहीं हो लेकिन आपकी आमदनी पे अचानक किसी तरह का सरप्राइज नहीं होगा। आप कोई ऐसी नौकरी में है जहां पे आपको कुछ आमदनी होती है लेकिन वो आपकी नौकरी जा सकती है, अनिश्चितता बनी हुई है, तो आपको इमरजेंसी फंड का ज्यादा प्रावधान करना चाहिए। पारिवारिक स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध माता पिता है जिनकी आपको चिंता करनी है। और उसके लिए आपको, अगर ये चीज आप प्लान कर लेते हैं और इसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि बाजार का उतार चढ़ाव से आप फायदा उठा सकते हैं जी। अगर आप ये प्लान नहीं करते हैं, अगर आप बाजार को गेस करने में लगे रहते हैं कि अब ये ऐसा होगा, इस वजह से आप ऐसा करेंगे, तो आप अक्सर लालच के में पड़ करके आप ये क्रिप्टो खरीदेंगे, आईपीओ खरीदेंगे और आपको आमतौर पर नुकसान होगा जी।
जी, एक कॉलर हमारे साथ में है बने हुए। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड से गौरव हमको कॉल कर रहे हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि अभी 23 में काफी उतार चढ़ाव का साल रहने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन धीरेन्द्र सर से है कि इक्विटी में क्या अप्रोच होना चाहिए, एंड इसके अलावा जो डेट है उसको किस तरह से नेविगेट किया जाए, लिक्विड फंड हो या फिर गिल्ड फंड हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, तो किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए, कहाँ पे अभी स्प्रेड ज्यादा है, एक कॉमन इन्वेस्टर उसका किस तरह से फायदा ले सकते हैं। जी जी, धीरे नहीं, निवेशकों को एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। एक आम निवेशक को जो कि दूर बैठा हुआ है, लगातार निवेश कर रहा है लंबे समय का, अगर ये 2-3 चीज अगर आपके हाथ में है कि ये आपको इस पैसे की जरूरत 5 साल तक नहीं पड़ेगी, तो आप SIP कीजिए। आपके पास चाहे एक मुश्त पैसा हो तब भी आप एक साथ पैसा मत लगाइए। और डाइवर्सिफाई, आसानी से डाइवर्सिफाई करने वाले व्हीकल का चुनाव करें। मैं इस तरह के फंड गिनाता हूं क्योंकि अब 16-17 तरीके के इक्विटी फंड भी हो गए, लेकिन सब में जब पैसा लगाना जरूरी नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू ओरिएंटेड फंड, ये आपके विकल्प हैं जिसमें कि आप जब पैसा लगाते हैं तो ये बाजार के हर भाग में पैसा आपका इन्वेस्ट हो पाता है। और किसी एक साल में ये बहुत अच्छा नहीं करेगा, लेकिन किसी एक साल में आपको निराश भी नहीं करेगा। ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है। तो इक्विटी में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। डेट में आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं, कम समय का पैसा लगा सकते हैं, और यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ सप्ताह, कुछ दिनों का पैसा आपको लिक्विड फंड में लगाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल कम खतरा है। और शायद आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से, करंट अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न भी मिल पाता है। अगर आपका ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का पैसा है, आप इसको एक पैसा जो कि आप चाहते हैं कि हमेशा सुरक्षित रहे, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म फंड में लगाना चाहिए। और बाकी सारे यहाँ पे भी जो 17-18 तरीके के फंड हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, उनमें नहीं लगाना चाहिए। ये ढेर सारे फंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अधिकतर निवेशकों की जरूरत 3-4 तरीके के डेट फंड से और 2-3 तरीके के इक्विटी फंड से पूरी हो जाती है। और इसी पे आप फोकस कीजिए। इक्विटी में आप एक साथ मत लगाइए, इक्विटी में आप डाइवर्सिफाई कीजिए। डेट में जरूरत के हिसाब से लगाइए, डाइवर्सिफाई मत कीजिए। यहाँ पे आपको 2000 अभी हो सकता है कि ये जो गिरावट का दौर है, क्योंकि ब्याज दरें अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड फंड में गिरावट होती है, और ये लंबे गिल्ड फंड में, लॉन्ग टर्म डेट फंड में आपको ये नुकसान हो सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से और आपका फोकस डेट में यही होता है कि नुकसान की संभावना कम रहे, भले ही रिटर्न ज्यादा ना मिले। जी, जो बाजार में धीरेन्द्र जी, जिन लोगों ने ऑलरेडी निवेश कर रखा है और जो कई बार उनको लगता है कि बाजार बड़ा डामाडोल है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? किस तरह से वो आगे बढ़े, क्या करें? उनके लिए मेरे पास एक प्लान है। उनके लिए मेरा प्लान ये है कि आमतौर पे शुरू में अगर आपने 1-2 साल पहले आपकी इसकी शुरुआत की थी, आपने 5,000 रुपए या 15,000 रुपए या 25,000 रुपए निवेश करना शुरू किया, अभी आपका पैसा कुछ इकट्ठा हुआ ही नहीं है। आप इसकी चिंता ना करें, पैसा आंख बंद करके लगाते रहें। 5 साल में वो एक जब खासा रकम हो जाए तब आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ और बढ़ा ही नहीं या जमा ही नहीं हुआ तो आप उसकी गिरावट की क्या चिंता करें। हाँ, वो आपका अटेंशन जरूर लेगा और इस समय चिंता भी ज्यादा होती है। और खासकर जब नया निवेशक पैसा लगाता है तो उसको बार बार ज्यादा बारीकी से देखता है जी। तो लेकिन शुरुआत के सालों में इसकी चिंता ना करें। जब आपका पैसा कुछ एक खासा रकम हो जाए, अगर आप 5 साल तक अपने आमदनी का 1/4 पैसा अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं और वो अगर बढ़ जाता है तो 5 साल में आपको एक एसेट, आपको एलोकेशन प्लान बनाना चाहिए कि आप अपना 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा देंगे, आधा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा देंगे। और उसमें जब भी 10% का अंतर आए, 50% या 25%, अगर 30% हो जाए तो जरूर उस पैसे को दोबारा से रीबैलेंस कर ले। इसका फायदा ये होगा कि आप महंगा ऊंचे दाम पे बेचेंगे, नीचे दाम पे आप खरीदेंगे, क्योंकि जब इक्विटी आपका बढ़ जाएगा तो उसका एलोकेशन 25% से बढ़ करके 30% हो जाएगा। तो ये रीबैलेंसिंग का तरीका है और ये पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद कीजिए। और शुरुआत के साल में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आंख बंद करके शुरू के 2-4 साल 5 साल पैसा इकट्ठा होने दीजिए। जी, यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर है, अहमदाबाद से हमको कॉल कर रहे हैं, जिगर।
जी जिगर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मुझे ये जानना है कि मेरे पास निप्पॉन ETF के शेयर्स है और मैं इसमें रेगुलर इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो अभी मुझे एक मेल आया कि अगर आप निप्पॉन ETF ऑटो में एवरी मंथ इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 6 महीने के बाद आपको 11 से 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है और ये करने के लिए जैसे है ये? जी जी धीरेन जी। नहीं, ये जो भी आपको बात कर रहा है, जो भी आपको ये बता रहा है कि इस तरह का 12 से 15% का रिटर्न आपको 6 महीने में एक ऑटो फंड के ETF में पैसा लगाने से हो जाएगा, उनसे आप एक तो वो झूठ बोल रहे हैं और उनसे आप बात करना बंद कर दीजिए। इक्विटी में किसी भी तरह के रिटर्न का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है। हाँ, इक्विटी में आप 4-5 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और देश की तरक्की हुई, बाजार की तरक्की हुई, कंपनियों की तरक्की हुई तो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा और मिल पाया है। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ज्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन अलग अलग 6-6 महीने पे अगर आप देखेंगे तो बाजार में भारी नुकसान भी हुआ है और इसी नजरिए से निवेश करने वाले लोगों को निराशा होती है और वो फिर इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इससे बचने का तरीका है कि शुरुआत के सालों में आप किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए। शुरू के 2-3 साल निश्चिंत होकर के और देखे बगैर आप उसमें SIP कीजिए, तब जाकर के आपको बाजार में भरोसा हो पाएगा। आप उतार चढ़ाव को देख पाएंगे और आप देखेंगे कि इस उतार चढ़ाव के बावजूद आपको रिटर्न मिल पाता है। और जब आप एक निश्चित आमदनी 10%, 12%, 3 महीने में या 5%, 1 महीने में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके या कोई इस तरह के प्लान को फॉलो करके करेंगे तो आपको आमतौर पर निराशा होगी। जी ये कहा जा रहा है जो नए निवेशक हैं उनके लिए किस तरह का प्लान होना चाहिए, वो कहाँ निवेश करें धीरेन जी? क्या SIP के थ्रू निवेश करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं हर महीने, या फिर एक मुश्त निवेश करें? किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए? बहुत सारी बातें जो हैं वो जहन में चलती रहती हैं। नहीं, ये हमारी सोच ही ऐसी है कि हम सोचते हैं कि पैसा पहले इकट्ठा करेंगे और जब इकट्ठा हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं, गाड़ी आप लोन पे लेते हैं, उसका EMI पे करते हैं, मकान आप खरीदते हैं और उसके लिए उसका आप EMI करते हैं। उसी तरह से आप अपने महीने का निवेश कीजिए, बचत कीजिए। लंबे समय का पैसा इक्विटी फंड में SIP कीजिए। कम समय का पैसा जो अगर आपने कोई पैसा इकट्ठा कर लिया और आप मकान ढूंढ रहे हैं और उसका डाउन पेमेंट करना है, उस पैसे को डेट फंड में रखिए या बैंक के खाते में रखिए। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया है कि बच्चे का एडमिशन 3 महीने के बाद होना है कॉलेज में, उस पैसे को पहले साल के फीस को आप डेट में रखिए या बैंक में रखिए, उसको इक्विटी में कभी ना लगाएं। और बस ये इतना सिंपल सा प्लान है जो कि निवेशकों को फॉलो करना चाहिए। शुरुआत में अगर आपने कभी भी बाजार में निवेश नहीं किया है और ये आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है जिसमें कि जब शुरुआत में आप निवेश करते हैं और वहां भारी गिरावट होती है जी, और बाजार में गिरावट होती है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इस बुरे गिरावट को आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। जी जी, हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, राजेश चौधरी, जो कि महाराष्ट्र से हमको कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि बैंक निफ्टी में किस तरह से उसको फॉलो करना है और उसमें उतार चढ़ाव कैसा होता है और उसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी धीरेन जी। निखिल, इनका सवाल यह है कि निफ्टी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, इंडेक्स फंड में। जी 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 हाँ, बिल्कुल। जो निफ्टी इंडेक्स फंड को आप एक इक्विटी के नजरिए से देखिए कि आप 5 साल से ज्यादा का पैसा लगा रहे हैं, हर महीने पैसा लगाएंगे, एक साथ पैसा मत लगाइए। और 5 साल के रोलिंग बेसिस पे अगर आप निफ्टी के रिटर्न को देखेंगे, जब से इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, तब से आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी 5 साल में बुरे से बुरे समय में आपने लगाया होगा और जो सबसे बुरा रिटर्न 5 साल का रहा है वो भी फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न रहा है, तो इसमें निश्चिंता से आप 5 साल में इन्वेस्ट कीजिए और के नजरिए से इन्वेस्ट कीजिए और देश तरक्की करेगा, कंपनियों की आमदनी बढ़ेगी। तो निफ्टी भारत की 50 बड़ी कंपनियों का एक एग्रीगेशन है, तो इसमें नियमित रूप से निवेश करना चाहिए और कोई आप शॉर्ट टर्म प्लान पे इसमें
इसमें अपना कोई इम्प्लीमेंट मत कीजिए। वहां पे आम तौर पे आप जब बड़ी उम्मीद के साथ किसी शॉर्ट टर्म प्लान में कि या आप ऐसे 3 महीने तक ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या फिर आप कोई डेरिवेटिव्स का कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जिससे आप उसका फायदा उठाना चाहेंगे, आमतौर पे आपको निराशा होगी। जी धीरेन जी, धीरेन जी, जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये जो निवेश है वो सुरक्षित रहे, और शायद यही एक वजह होती है कि निवेश से जो लोग घबराते हैं, इसलिए भी क्योंकि उनका कहीं ऐसा ना हो जो पैसा लगाया वो डूब जाए। तो जो सरकारी जो बचत की योजनाएं हैं, प्रमुख सरकारी बचत योजनाओं को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है क्या, चाहे पीपीएफ हो, एनपीएस हो, इस तरह की जो योजनाएं हैं? जी हाँ, भारत में आम निवेशकों के लिए ये एक बहुत भारी सुविधा उपलब्ध है कि आपके बिल्कुल पड़ोस में एक पोस्ट ऑफिस में आपको छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं, जहां पर आप पीपीएफ खरीद सकते हैं वृद्ध लोगों के लिए। कल बल्कि एक अनाउंसमेंट आया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे अधिकतम ब्याज दर 8% सालाना का ब्याज दर अनाउंस किया गया है जी। ये भारत में वृद्ध लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न, और मुझे लगता है अधिकतर लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इसमें नुकसान की संभावना नहीं है, क्योंकि इस देश में सॉवरेन गारंटी के साथ ये बचत योजनाएं आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को लगाना, आपके पैसे का उस भाग को लगाना चाहिए जिसको कि आप चाहते हैं पूरी तरह सुरक्षित रहे। किसी भी व्यक्ति के पूरे निवेश में एक अच्छा खासा भाग जब पैसा आपका इकट्ठा हो जाए तब वो फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। उस नजरिए से ये ऑल्टरनेटिव बहुत ही जबरदस्त है। इससे ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाले बहुत सारे और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब आप लंबे समय में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस समय आपको इक्विटी देखना चाहिए। पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए लगाने के बजाय अगर आप इक्विटी, किसी भी एवरेज इक्विटी फंड में या किसी टैक्स सेविंग फंड में आप 1.5 लाख रुपया करते हैं, तो आपके पास 2 गुना से 3 गुना ज्यादा पैसा होगा। ये आप मत भूलिए कि आप जब पीपीएफ लंबे समय के लिए, आपको ये लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम रिटर्न नहीं करना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब आपके पास 10 साल 15 साल हो। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना देखेंगे जिसमें कि यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसकी तुलना में अगर आप किसी भी इक्विटी फंड में अगर आप निवेश करते हैं, बल्कि सबसे बुरा वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड में भी अगर आपने पिछले 15 साल में अगर इन्वेस्ट किया होता, तो सुकन्या समृद्धि योजना से ज्यादा रिटर्न मिलता, और थोड़ा बहुत नहीं, 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपया सालाना लगाया हुआ अगर आपका 32 लाख रुपया हो जाता है 15 साल में, तो वो वहां पे आपके पास करीब 60 लाख रुपया होता। तो ये भारी अंतर है। ये जब कंपाउंडिंग आप 2-4-5% का ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है, और लंबे समय में ही ये मिल पाता है, क्योंकि कम समय में तो ये आपको केवल गिरावट दिखता है, या आप चिंतित रहते हैं, या एंग्जाइटी देता है। तो इसका फायदा उठाने के लिए तो लंबे समय में आप दूसरे विकल्प को देखें, कम समय के लिए और एक ऐसे पैसे के लिए जिसको कि आप चाहते हैं पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारत के निवेशकों के लिए, बचतकर्ता के लिए ये एक बहुत बेहतरीन विकल्प उपलब्ध है, और आपके पड़ोस में। जी, वडोदरा गुजरात से जय कुमार हमको कॉल कर रहे हैं। जय कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, ये मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी जैसे होम लोन है, उसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, और मैंने एलआईसी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एलआईसी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं विड्रॉ करके पार्शियल पेमेंट होम लोन में सही रहेगा, बिकॉज होम लोन में इंटरेस्ट बढ़ रहा है काफी, या फिर एलआईसी में इन्वेस्टेड ही रहे, क्योंकि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट में तो फिक्स है, एलआईसी में इन्वेस्टेड रहे वही अच्छा रहेगा। धीरेन जी, तो मतलब ऐसे फंड को कैसे मैनेज करें वो थोड़ा क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। जी 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 हाँ, एलआईसी के पॉलिसीज में आपको खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। उससे आप जो भी पैसा रियलाइज कर पाएंगे, रियलाइज करके जरूर आपको प्रीपे करना चाहिए। अगर ये पैसा आपका इक्विटी फंड में लगा होता तो मेरी सलाह होती कि आप ना निकालें, क्योंकि ये गणित, ये जो अरिथमेटिक है, ये बड़ा सिंपल है कि अगर आपके निवेश पे रिटर्न आपके ब्याज से ज्यादा मिल रहा है तो आपको प्रीपे नहीं करना चाहिए। अगर आपके निवेश पे रिटर्न जो है वो आपके ब्याज से कम मिल रहा है तो अपनी पूंजी को आपने कम पे लगाया हुआ है, और आप उधार लेके आप उस पे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, आप ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसलिए एलआईसी से पैसा निकाल करके जल्दी से जल्दी जितना कुछ भी हो सके उतना आपको प्रीपे करना चाहिए अपने होम लोन।
जी बिल्कुल। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं धीरेन जी कि फिर वही आकलन वाली बात कर रहे हैं कि जो आने वाला वर्ष है उसमें कौन से सेक्टर्स में बेहतर प्रदर्शन होगा, और कुछ लोग खास तौर पर जानना चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में निवेश किस तरह से रहेगा, कितना उचित होगा। 2022 आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है। पिछले 15-20 साल में कभी भी 23% की गिरावट आईटी फंड्स में नहीं देखी गई है। तो जब इस तरह का हो तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह की भविष्यवाणी करने से बहुत डरता हूं जी। और मुझे लगता है कि अच्छे दिग्गज नहीं कर पाते हैं, तो मुझे तो इससे बहुत बचना चाहिए। तो ये मैं किसी भी तरह का आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक रिवर्शन टू मीन है। ये अच्छी कंपनियां हैं, अभी भी बढ़ रही हैं, मुनाफा कमाती हैं, और 10 बड़ी कंपनियां कुल मिला के अच्छा खासा पैसा बनाती है। शायद महंगी थी। 23% की गिरावट, तो ये हो सकता है कि 2023 बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन एक रिवर्शन टू मीन होता है। रिवर्शन टू मीन ये है कि अगर कोई चीज लगातार गिर रहा हो तो फिर वो जरूर बढ़ेगा और अपने उचित दाम पे आ पाएगा। अगर लगातार कोई चीज गिर रहा हो तो कभी जरूर बढ़ेगा, क्योंकि एक अपने रीजनेबल वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे आ पाएगा, जो कि इस साल हमने देखा है। बैंकिंग स्टॉक्स पिछले 3-4 साल से गिर रहे थे, और 2022 में बेहतरीन रिटर्न देने वाले पीएसयू स्टॉक्स थे और बैंकिंग स्टॉक्स थे। और यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज हमें विदेशी फंड्स में मिला, फार्मा में मिला, टेक्नोलॉजी में मिला, और यहाँ पे मुझे लगता है कि रिवर्शन टू मीन दोबारा वापसी हो सकती है, और शायद हो सकती है। तो इस नजरिए से, और चूंकि ये कंपनियां काफी अलग स्केल की हैं, बड़ी हैं, अभी भी बढ़ रही हैं, मुनाफा कमाती है, और मुनाफे का दर जो है, जिस तरह का ग्रोथ रेट जिसकी हम आदी हो चुके थे, उसके गिरावट की संभावना के आधार पे यहाँ पे गिरावट देखा गया है। तो अगर यहाँ पे हल्का फुल्का भी बदलाव आता है तो निवेशकों को यहाँ पे होपफुल रहना चाहिए। जी, अभी आपने जिक्र किया कुछ जो लघु बचत योजनाएं हैं उनमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि को छोड़कर आपने सीनियर सिटीजन की बचत योजना का जिक्र किया, जिसको 8% कर दिया गया है। तो जो तमाम लघु बचत की योजनाएं हैं छोटे अवधि की, उनमें जो ये बढ़ोतरी की गई है उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इससे निवेशकों के माली हालत में, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। अगर 7.7% के बजाय जो अधिकतम निवेश इसमें संभव है वो 15 लाख है, तो आपके लिए ये कुछ हजारों का फर्क होगा, और वो मीनिंगफुल है, लेकिन ये बहुत अंतर नहीं आता है। एक चीज जो छोटी बचत योजना और खासकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना, या ये जो पीपीएफ है, इस पे जो रिटर्न मिल रहा है, इसमें खास चीज देखने वाली ये है कि जब ब्याज दरें गिरी थी, में गिरावट आई थी, तब इन बचत योजनाओं में के ब्याज दरों में गिरावट, सरकार ने रेट्स नहीं कम किए थे। और जब अब एक खास, और जब बढ़ना भी शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में इनके ब्याज दर नहीं बढ़े, गिरे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। लेकिन अब जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जारी है तो यहाँ पे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। ये पहली बढ़त है, पहली बार इनके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है 2-3 साल के बाद, जबकि ब्याज दरों में शुरुआत में गिरावट का दौर था, और अभी 2 क्वार्टर से हम यहाँ बढ़त देख रहे हैं। जी, तो सरकार इसको काफी एक कंपैशनेट तरीके से, या लोगों की जरूरत के हिसाब के आधार पर यहाँ हालांकि अब नियम हो गया कि हर 3 महीने पे बॉन्ड के रेट्स के आधार पे इनमें बदलाव लाया जाएगा, लेकिन सरकार रिटायर्ड लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए इसमें गिरावट के दौर में गिरावट नहीं हुई और बढ़त वापस शुरू हो गई है। जी, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, समय हमारे पास लगभग समाप्त हो गया, लेकिन उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। रंजीत कुमार वाराणसी से हमको कॉल कर रहे हैं। रंजीत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्ते, मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं LIC का हमने लिया हुआ है स्टॉक सर। हमने सर 5 दिसंबर को लिया था 651 पे। सर इसमें क्या करना चाहिए सर? आगे कुछ जानकारी चाहिए था धीरेन्द्र सर से। जी धीरेन्द्र सर। ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे सबसे भारी नुकसान देखा गया है, और मैं ये कह पाने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन LIC अपने सेक्टर का लीडर है, और आमतौर पे मेरी सलाह होती है कि एक छोटे निवेशक को अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इन अटकलबाजियों में ना जाए।
अच्छी कंपनी का शेयर खरीदिए, 10 कंपनी का शेयर एक साथ खरीदिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। तो चलिए, उम्मीद है कि धीरेन जी से चर्चा करके बहुत सारे दर्शकों को जिसको कहते हैं कि एक माइंडसेट खुला होगा, एक बात समझ में आई होगी कि किस तरह से निवेश करना है, अगले साल को किस तरह से लेना है और क्या कुछ प्लान्स बनाने हैं। बहुत शुक्रिया धीरेन जी हमारे दर्शकों के साथ ये सारे अपने विचार साझा करने के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।